वो तो जज्ब हो जाते हैं भीतर। वो आएंगे तो उनको कैसे रोकोगे? कालिदास रमा हुआ है यदि कहीं, संस्कृत कविताएं रमी हुई है यदि कहीं, और वो लिखते हुए स्वतः आ जाती हैं, उसकी छायाएं आ जाती हैं। हमारे काव्य शास्त्र के आचार्यों ने उसको कहा कि छाया अलंकार होता है। पुराने कवि की छायाएं नए कवि में आती हैं। टी.एस. एलियट कहते हैं कि नए कवि को पढ़ते हुए हम उसके पहले के कवियों का पुनः पाठ करते हैं, केवल उसी को हम नहीं पढ़ते हैं, उसके पहले की पूरी परंपरा का हम पुनः पाठ करते हैं। त्रिलोचन जी को पढ़ते हुए हम क्या परंपरा का पुनः पाठ करते हैं, और उनके पहले के कवियों को क्या हम फिर से पढ़ रहे होते हैं? ये सवाल है, और उस नाते में कुछ बातें आपके सामने कहूंगा। त्रिलोचन जी से मैंने बहुत कुछ पाया। मैं अध्यक्ष हो चुका था और मेरा दबदबा भी था, उस समय मैं डीन भी रहा जब वो आए। और कैसे मैं उनसे मिलने गया था उस पर तो मैंने कोई एक लेख में चर्चा की है। मुझे बाबा नागार्जुन का एक पोस्ट कार्ड मिला। वो पोस्ट कार्ड में ही लिखते थे, बाबा नागार्जुन से परिचय मेरा संस्कृत की कवि गोष्ठियों में हुआ। उनको संस्कृत की कवि गोष्ठियों में बुलाया जाता था। बहुत अच्छे कवि वो संस्कृत के हैं। उनकी संस्कृत कविता पर मैंने काफी लिखा है और विचार किया है, वो एक अलग बात है। तो उनका एक पोस्ट कार्ड मुझे एक दिन मिला 1985 की किसी साल, 1985 के साल में किसी महीने में किसी दिन। वो मैंने छपवा दिया है उसकी फोटोकॉपी सहित अपने एक लेख में। वो 3-4 लाइनों का पोस्ट कार्ड लिखते थे, और जहां होते थे यात्रा में कहीं वहां पोस्ट कार्ड लिख के डलवा देते थे। पोस्ट कार्ड में लिखा था कि प्रिय राधा वल्लभ, त्रिलोचन जी सागर आ रहे हैं। ये बहुत संकोची स्वभाव के सीधे आदमी हैं, इनका ध्यान रखना है। बस तो तुम्हारा नागार्जुन। तो मैंने कहा भाई ध्यान रखूंगा, आ रहे पता किया। मैं बहुत ज्यादा जानता भी नहीं था, त्रिलोचन शास्त्री का नाम तो सुना था, बाद में तो लगा कि ये शमशेर, नागार्जुन और त्रिलोचन हिंदी की प्रगतिशील कविता के ये 3 बड़े स्तंभ हैं। केदारनाथ अग्रवाल को भी शायद इसमें जोड़े जो कुछ भी है। तो मैंने कहा कि मैंने पता किया हिंदी विभाग में कि वो कब आ रहे हैं, मैं उनको लेने चला जाऊं, या कोई गाड़ी जा रही हो तो मैं उसमें साथ में चला जाऊं। तो कुछ ऐसा जवाब मिला कि मेरा मन खट्टा हो गया। इसमें भी पॉलिटिक्स हुई कि उसको लेने कौन जाएगा, तो उसमें कौन बैठेगा उस गाड़ी में। मैंने कहा हम नहीं जाएंगे। और बाबा नागार्जुन ने कहा तो मिल लेंगे, उसमें क्या है। तो मैं 2 दिन बाद गया, जब वो सब उनको रिसीव करना, मिलना जुलना वो सब शांत हो जाएगा तो मैं उनसे मिलने पहुंचूंगा। तो जिस बंगले में थे मैं उसके दूसरे या तीसरे दिन पहुंच गया, और मैंने कहा कि मैं राधा वल्लभ त्रिपाठी में यहाँ संस्कृत विभाग में विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर हूँ। उनका बैठिए। नीचे बैठे थे, तब तक फर्नीचर आया नहीं था, फर्श पर बैठे थे पालथी मारकर। मैं भी पालथी मारकर बैठ गया। तब तक उनके नौकर ने थाली उनके खाने की, शाम के 6-6:30 बजे होंगे, तो थाली उनके खाने की सामने उनके रख दी। तो मैंने कहा आपका भोजन आ गया, आप खाइए या मैं फिर आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं बैठिए, मैं भोजन कर लूंगा और उसके बाद आपसे बात करूंगा। तो भोजन करने लग गए। बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि आप भी भोजन करिए। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी। और आराम से इत्मीनान से भोजन करते रहे। अच्छा, बीच बीच में उनकी थाली की तरफ मेरी नजर चली जाती थी। भाई बड़े कवि हैं, क्या खा रहे हैं। तो प्याज रखे हुए थे, रोटी रखी हुई थी, और शायद एक ही सब्जी कोई थी या 2 सब्जियां होंगी। तो रोटी अलग खा रहे थे और प्याज उसके साथ कतर लेते थे। रोटियां उन्होंने खत्म कर दी, तो प्याज खत्म कर दिए, उसके बाद वो सब्जी खाने लगे। अब उनको लगा कि इसको कुछ, ये जो प्राणी देख रहा है इसको कुछ कौतुक होगा कि क्या ऐसा क्यों खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है त्रिपाठी जी कि मैं जब बच्चा था तो मेरी माँ, जब मैं बच्चा था तो थाली में जो भी आता, मिठाई, नमकीन, रोटियां, सब्जी सब एक मिला करके मार करके और खाने लगता था। तो माँ कहती थी कि बच्चा अलग अलग खाया करो। सबसे ज्यादा अलग खाता। बहरहाल उसके बाद जो हुआ उसका संबंध है मेरे व्याख्यान से। ये तो सब भूमिका हुई, और एक बात कहना रह गई। अब संस्कृत वाला हुए मैंने बता ही दिया। तो विनय स्वरूप जी को देख के मुझे एक श्लोक याद आ रहा था, सुन लीजिए। अब वो संस्कृत वालों की आदत होती है कि श्लोक को जहां उनको याद आ जाए वो मार देते हैं, नहीं तो उनकी श्लोक सुनाने की खुजली जो जुबान में हो रही है वो कैसे मिटेगी। तो कालिदास ने बाप से बेटा जो होता है उसका अक्स कैसे बेटे में आता है। तो आप लोगों को देखा तो मुझे लगा कि बहुत 50 साल हो गए उस सेमिनार को जब मैंने उनको, उस समय उनका नाम था, ये 73 की बात है, समीक्षक के रूप में उनका नाम उस समय था। तो वो उनका अक्स मुझे याद है।
तो मुझे याद आया कि उनका आप में उतर आया है, तो कालिदास बताते हैं कि कैसे उतरता है। तो रूपम ततो यस्वी तदेव वीर्यम तत्कांतिमत्तम च वपुर्गुणश्च न कारणात् स्वात् विविधे कुमारः प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्। वही रूप, वही सुंदरता, वही ओजस्विता, वही रंग, वही गोरापन और वही कांति चेहरे पर, और ऐसा ये डील डोल वपुर गुण। और सुनिए आप सुनिए, न कारणात् स्वात् विविधे, अपने जनक से वो बेटा कुछ अलग नहीं था, जैसे कि एक दिए की लो से दूसरा दिया जला जाता है तो लो वही रहती है। तो ये मुझे याद आ रहा था। बहरहाल त्रिलोचन जी ने भोजन किया, डकार ली, बैठे। अब उन्होंने फिर कहा कि आपको मैं एक अपनी कविता सुनाता हूँ। मैंने कहा सुनाइए। उन्होंने वो कविता सुनाई। उनको अपनी कविताएं याद बहुत कम रहती थी, कोई कोई कविता ही उनको अपनी याद थी। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ये कविता उनको याद हो गई थी, क्योंकि बहुत सुनते थे उनसे लोग। और ये कविता पता नहीं कैसे उनको याद उस समय आई और पूरी उन्होंने सुना दी। छोटी ही कविता है उनका। उन्होंने शीर्षक नहीं बताया था उस समय, बाद में तो मैंने किताब में मिलाया तो शीर्षक इसका है ललक, कविता का शीर्षक है। ललक के नीचे ब्रैकेट में छपा है कालिदास से साभार, जो किताब में छपी है कविता। पूर्ण नाम है, किताब में भी छपी है, प्रतिनिधि कविताएं इसमें भी छपी है। लेकिन मैंने तो तब तक उनकी कविताएं पढ़ी थी ना उनकी किताबें देखी थी। उन्होंने कहा मैं आपको कविता सुनाता हूँ, तो सुनाइए। कविता उन्होंने सुनाई। हाथ मैंने ऊंचाए हैं, हाथ मैंने ऊंचाए हैं उन फलों के लिए जिनको बड़े हाथों की प्रतीक्षा है। फलों को मैं देखता हूँ, जानता हूँ, चीनता हूँ, और उनके लिए मुझ में ललक भी है। हाथ मैंने ऊंचाए हैं उन फलों के लिए जिनको बड़े हाथों की प्रतीक्षा है। डर नहीं है, हंसा जाऊंगा। कुल इतनी ही कविता थी। जैसे ही उनने सुनाई, पढ़ के समाप्त किया, मैं समझ गया कि मुझे क्यों सुना रहे हैं, और किसी को तो नहीं सुनाते इस तरह से, मुझे क्यों सुना रहे मैं समझ गया। मैंने कहा ठीक है, आपने कालिदास के श्लोक से भाव ले लिया, इतना मैंने कहा। श्लोक बोलने की तो आदत थी, तो श्लोक मैंने बोल दिया कि मंदा कवि यश प्रार्थी गमिष्याम्युपास्यताम प्रांशु लब्धे फले लोभात उद्भावरिव वामनः। कालिदास कहते हैं कि मैं मंद मतिमंद कवि यश की प्रार्थना करता हुआ उपहास का पात्र बनूंगा, जैसे कि कोई बोना उचक उचक कर ऊंचाई पर लगे फल तोड़ने की कोशिश करता है। मैंने उस समय यही कहा कि आपने इस कविता को लेकर के इसका भाव बहुत नया कर दिया, निखार दिया है। त्रिलोचन जी खुश हुए कि भाई संस्कृत का आदमी है, भी जानता तो है। तो मेरी उनसे फिर बात होने लगी। मेरी उनसे बात फिर अलग तरह से होती थी, क्योंकि हिंदी विभाग में और जो लोग थे वो संस्कृत जानते भी इनसे थे नहीं। त्रिलोचन जी की हमारे बीच में अलग तरह से चर्चाएं फिर होती थी, और इसलिए उनको थोड़ा लालच भी रहता था कि मुझसे आके चर्चाएं करते रहे, अपनी कविताएं मुझे दिखाते रहे। और मेरा उन्होंने बड़ा उपकार भी किया, उसकी चर्चा मैंने अन्यत्र की है। अब इस कविता पर मैंने विचार जब किया, और मैंने लिखा भी है अपने लेख में कि कालिदास से साभार उन्होंने भाव लिए, तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि कालिदास से साभार दिख रहे हैं शीर्षक में, लेकिन वो नया इसमें बहुत कुछ कर रहे हैं। कालिदास तो ये कहते हैं कि मैं यदि ऐसे ही मूर्ख बना रहा और कवि की कीर्ति ही चाहता रहा तो लोग हंसेंगे, बोने के ऊपर जैसे हंसते हैं जो उचक उचक कर ऊंचाई पर लगे फल तोड़ता है। त्रिलोचन कहते हैं कि मैंने तो हाथ ऊंचे कर दिए उन फलों को तोड़ने के लिए जो फल चाह रहे हैं कि बड़े बड़े हाथ ही हमको छू पाए। मैं उनको जानता हूँ, देखता हूँ, पहचानता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कि लोग हंसेंगे। उलट दिया आपात तो आप कहेंगे कि उलट दिया उन्होंने कालिदास को। कालिदास कह रहे हैं कि मुझे तो डर है कि हंसा जाओ, हंसी उड़ेगी। वो कहते हैं मुझे कोई डर नहीं। वो निर्भय होने की बात करते हैं। वैसे भी त्रिलोचन सबसे निर्भय कवियों में से हैं, तो हिंदी के सबसे निर्भय कवियों में से हैं। उनकी पूरी कविता जिस तरह से वो आवाज उठाते हैं कविता में, उस तरह के निर्भीक स्वर में आवाज हिंदी कविता में नहीं आई।
उन लोगों में भी नहीं जो बहुत चिल्ला चिल्ला कर कविता में क्रांति की बातें करते हैं। जो ज्यादा चिल्लाता है वो अंदर अंदर कहीं डरा हुआ होता है। त्रिलोचन बहुत सद्भाव के कवि है, वो ठहराव के कवि, लेकिन वो ऐसा कह जाते हैं जो बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने नहीं कहा। वो तो राष्ट्रपति के बारे में कहते हैं, इसी शहर में कुंभ मेले में क्या हुआ था। और लोग रात का रिपोर्टर कुंभ पर लिखते हैं, तो कुंभ की गदगद होते हैं कुंभ को देख। त्रिलोचन ने जो सोनेट लिखे हैं, 15-20 सोनेट है कुंभ पर, दहल जाता उन्हें उनके जो सोनेट मैंने पढ़े, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। इतने शांत शब्दावली में ठहर करके बात करते हैं। राष्ट्रपति कन्हैया लाल मुंशी राज्यपाल थे, क्या लिखा त्रिलोचन ने कि वहां पार्टी हो रही है राज्यपाल के यहाँ, नागा साधु जो नंगे होकर के कर रहे थे, उसके कारण हजारों हजारों लोग मरे उसमें। राज्यपाल के राजभवन में पार्टी, बहुत मार्मिक चित्रण किया है, बहुत ठहराई हुई सभी भाषा में किया है चित्रण। आपको याद रहता है, वो असर करती है कविता, जो ठहराव के कवि की कविता होती है। जो चिल्ला करके क्रांति का नारा देने वाली कविताएं हैं वो जल्दी प्रभावित करती हैं, जोश देती हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं शायद चलती हैं। तो ये खैर मैं विषयांतर बहुत करता हूँ बीच बीच में, लेकिन ये जो त्रिलोचन इसमें कर रहे हैं, बात कालिदास की कह रहे हैं अपने शब्दों में। कालिदास जो कह रहे हैं उसका भाव मेरे हिसाब से यह है कि यदि मैं ऐसे ही मतिबंध बना रहा और कवि यश चाहता रहा तो लोग हंसेंगे, इसलिए अब मैं न मतिमंद बनूंगा न कवि यश की प्रार्थना करूंगा। मेरे हिसाब से इसका अर्थ यही है। मैं अन्वय इसका करके बताता हूँ। जो पढ़ाते हैं हम तो वही अर्थ करेंगे जो सीधे सीधे निकल रहा है, पर कालिदास तो व्यंजना के कवि है। तो त्रिलोचन कालिदास की जो व्यंजना है वो कह रहे हैं कि अब मुझे ऐसा मतिबंध होकर के वह सब नहीं करना जो दूसरे कवि करते हैं, कवि यश की प्रार्थना करने वाले। मेरे लिए तो बड़ा दरवाजा, क्योंकि ठीक आगे के श्लोक में वो कहते हैं अथवा कृत्वा द्वारे वंशेस्मिन् पूर्व सूर्य, मेरे लिए बहुत बड़ा द्वार और राजमार्ग खुला हुआ है महान कवियों का, उससे मैं गुजरूंगा। काहे की हंसी और क्या होगा मेरा। संगति उसकी अगले श्लोक से लगाई जानी चाहिए। उसको त्रिलोचन पकड़ करके फिर कहते हैं कि मुझे कोई डर नहीं है, कविता निर्भय करती है। यह त्रिलोचन की कविता भी हमें करती है, और कहीं न कहीं वे इस अर्थ में गांधी से बहुत निकट पहुंचते हैं। वे स्वराज के, स्वदेशी के हिंदी में अच्छे कवि माने जाने चाहिए, और भाषा की समृद्धि को लेकर निर्भय होकर कविता के मैदान में त्रिलोचन उतरते हैं। और वे कहते हैं मुझे यथेच्छ पछाड़ो, अंग अंग को काटो, यदि मैं निर्बल हूं तो मेरा यही दंड है। जो सच्चित की सत्ता का एक खंड है, उसको असत बना दो और मांस से पाटो, उसके मन की खाई मेरे मन को छाटो। तीखी असिधारा है जिस पर रश्मि चंड है, जो सत्य को देखकर भागे वही भंड है। फाड़ कलेजा फिर मेरा लहू चाटो, ये सब वो जो कहते हैं, और सच्चित की सत्ता के खंड होने की बात करते हैं। तो फिलॉसफी तो आ गई। आप कहें कि फिलॉसफी नहीं आनी चाहिए, ये तो स्वतः स्वतः आ रही है, क्योंकि जी जा रही है, उसमें रमे हैं, तो आती है त्रिलोचन में। हाथों के दिन आएंगे उनका बहुत प्रसिद्ध सोनेट है। इसको तो नारे की तरह ही प्रगतिशील लेखक संघ के लोग लिखते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो हमको महाभारत का श्लोक याद आता है। महाभारत का श्लोक मैं आपको पढ़ता हूँ, अब आप या तो आप बता दीजिए कि उसका कोई रिश्ता नहीं है हाथों के दिन आएंगे इस सोनेट से। अहो सिद्धार्थता तेषाम येषाम संतीह पाणयः, अतीव स्पृहये तेषाम येषाम संतीह पाणयः। श्लोक में कुल ये कहा है कि मुझे स्पृहा है उनसे जिनके हाथ हुआ करते हैं। जीवन में कितने सिद्ध हुआ करते हैं वे जिनके हाथ हुआ करते हैं। मुझे स्पृहा है उनसे जिनके हाथ हुआ करते हैं। स्पृहा कहते हैं रश्क करना, मतलब इनवी भी और ललचाना भी। ईर्ष्या मिश्रित ललक किसी के प्रति यदि हो, हम उसको इनवी भी करते हैं और ललचाते हैं कि ऐसा हमारे पास होता। ये व्यास कह रहे हैं महाभारत में कि हाथ वाले लोग कितने हैं, मुझे रश्क है उन लोगों से जिनके पास हाथ हैं। तो हाथों के दिन आएंगे, ये जो त्रिलोचन लिख रहे हैं,
हो सकता है कि महाभारत के श्लोक की कोई छाया इसमें नहीं आई हो, उन्हें याद ना रहा, उन्हें याद भी ना हो ये श्लोक, लेकिन बात कुछ उस तरह की उतरती है कि व्यास और त्रिलोचन दोनों के कथनों में हाथ होना कि क्या मायने रखता है, आदमी के हाथ होना और हाथ का इस्तेमाल करना, कर लेना, हाथ के इस्तेमाल करना जानना, ये क्या मायने रख, यही व्यास कह रहे हैं उसमें कि मुझे बड़ा रश्क होता है उन लोगों से जिनके पास हाथ हैं। हाथों के दिन आएंगे, कब आएंगे यह तो कोई नहीं बताता, करने वाले जहां कहीं भी देखा अब तक डरने वाले मिलते हैं। सुख की रोटी कब खाएंगे, सुख से कब सोएंगे, उसको कब पाएंगे जिसको पाने की इच्छा है। हरने वाले हर हर कर अपना घर भरने वाले कहाँ नहीं है, हाथ कहाँ से क्या लाएंगे, हाथ कहाँ है। वंचक हाथों के चक्के में बंधक हैं, बंधुए कहलाते हैं। धरती है निर्मम पेट पले, कैसे इस उस मुखड़े की सुननी पड़ती है। होशों के धक्के में कौन जिए, जिन सांसों में आया करती है भाषा, किसको चिंता है उसके दुखड़े की। अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि आखिरी पंक्ति अगर आप हटा दीजिए तो प्रगतिशील लेखक संघ के नारे वाली कविता बिल्कुल बनती है। मैं खुद रहा हूँ, उसमें जाता रहा हूँ, उससे मुझे कोई वो नहीं है कि कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वो लोग। अभी भी हमारे शहर में खूब काम अच्छा कर रहे हैं, करते हैं, और त्रिलोचन उसके साथ रहे भी हैं। एक तो कविता बहुत बड़ी पीड़ा के साथ लिखी गई है, जो पीड़ा व्यास में भी कई बार आती है कि मैं तो दोनों हाथ नीचे उठा करके कहता हूं कि धर्म से ही सब मिलेगा, उसकी तरफ धर्म का पालन करो, कोई नहीं सुनता है। वहां भी हाथ ऐसे करके वो व्यास चिल्लाते हैं या घोषणा करते हैं। यहाँ जो जिस दर्द के साथ लिखा हुआ है और वो शांत स्थिर चिराव की भाषा में ही वो बात यहाँ भी कर रहे हैं। तो 14 पंक्तियों का सानेट होता है, 8 और 6 में उसका 2 बंद हुआ करते हैं। तो ये त्रिलोचन जी को पढ़ के आप लोगों को सीखना चाहिए। छंद का जो उनका संस्कार है जबरदस्त है। मुझे तो इसे छंद के बारे में, छंद की गति लय, उसके संस्कार जो मुझे मिले वो त्रिलोचन जी से मैंने बहुत पाया। और मैं त्रिलोचन जी पर जो बोल रहा हूँ वो उनके लिए कृतज्ञतावश मैं बोल रहा हूँ। तो ये सोनेट में वो इस बात को कह रहे हैं, सोनेट के बंध में कोई बात कही जा रही है, अपने आप में उसमें एक कसावट होती है उस प्रकार की, और आवेश थम जाता है। ये तो सोनेट में होता ही है, शेक्सपियरियन सोनेट में जो होता है। तो अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं कि जिन सांसों में आया करती है भाषा, किसको चिंता है उसके दुखड़ों की। तो ये पूरी कविता, जो मजनू सुल्तानपुरी का एक गीत हमको बहुत अच्छा लगता था, वो मेरे प्रिय कवि हैं, वो सुबह कभी कभी तो आएगी, आप सुनिए, बड़े कवि हैं मजनू सुल्तानपुरी। तो लगभग उस तरह की बात हाथों के लिए त्रिलोचन और ज्यादा गहराई से महसूस करके कह रहे हैं, लेकिन यहाँ भाषा पर उसको समाप्त करते हैं कि जो सांसों में भाषा अटक गई है उसके दुखड़ों की किसको चिंता है, यह कहते हैं। अंतिम पंक्ति में सांसों में फंसी भाषा की जो बात करते हैं, तो ये भाषा के लिए चिंता उनकी कविता में बार बार आती है। और हाथों को लेकर के, हाथों पर उनकी और भी कविताएं हैं, मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो गया। हालांकि उनसे कहा था कि 1 घंटे आपको बोलना है, तो लगभग 1 घंटा जब होने लगा तो मुझे लगा कि मेरा वक्तव्य इसी में सब समाहित मान लिया जाए। तो लेकिन जब बंद करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है, और जब आप कहेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। मैंने उनकी सारी किताबें फिर पढ़ी, दोबारा पढ़ता रहा मैं। और त्रिलोचन जी से फिर रिश्ता ऐसा हुआ कि 1985-86 के दरमियान उनकी 8-10 किताबें छपी। उनका अपार साहित्य उनके रजिस्टरों में, कापियों में पड़ा हुआ था। उनको जब थोड़ा सा ये मुक्तिमोक्ष पीठ पर रह करके टिकने का अवसर मिला और उनको टाइपिस्ट मिला, तो उन्होंने किताबें टाइप करा के निकलवाना शुरू की। तो आप उनकी यदि किताबें देखेंगे तो वाणी प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन से 1985-86 में उनकी 8-10 किताबें छपी, जिनमें बहुत सारी पुरानी कविताएं हैं जो धरती में मैं उस जनपद का कवि हूँ उसमें आने से रह गई है। तो जैसे किताब आती है मुझे आकर के बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में
प्रिय राधा वल्लभ त्रिपाठी को समर्पित लिख करके पहले ही दिन आकर के देते थे। तो किताबें मेरे पास रखी हुई हैं, एक दो किताब इधर उधर भी हो गई, तो इस भाषण के लिए मैंने एक बार फिर उनको उल्टा पलटा। ये त्रिलोचन करते हैं कि वे वेद तक पहुंचते हैं, वे कालिदास तक पहुंचते हैं, और कविता लिखने के लिए उनको पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। कभी पढ़ा होगा तो यादें कैसे बनी बसी रहती हैं, परंपरा कैसे बनी बसी रहती है किसी बड़े कवि के भीतर, तो कैसे वह व्यक्त होती है। कहीं कहीं तो बहुत सीधे सीधे सपाट बयानी के स्तर पर वेद मंत्र को उठा लेते हैं। देव पिता है, माता भूमि है, पुत्र का यह मूलगत संशय हुआ, जाय माना पुनः कल्याणी उषा, फिर ऋचा से आधुनिक आश्रय हुआ, अब त्रिलोचन चित्त की चिंता गई, दग्ध अब ज्ञानाग्नि द्वारा भव हुआ। एक एक पंक्ति में वेद से लगाकर श्रीमद् भगवत गीता तक की लाइनें बसी हुई हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से बसी हुई हैं। देव पिता है, माता भूमि है, तो ऋग्वेद में अथर्ववेद में बार बार कहते ही है, प्रति सूक्त में कहते ही है कि देव हमारा पिता है। देव मतलब आकाश, आकाश मतलब जो आसमान नीली छतरी दिखाई देती है वो नहीं है, वो अलग चीज है। आकाश क्या है, तो ये और माता ये धरती जो है, ये वेद के कवि बार बार कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी माँ और मैं इसका बेटा हूँ। ये बात उन्होंने कही, लेकिन आगे कुछ उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पुत्र का यह मूलगत संशय हुआ, ये पुत्र की पूंजी है कि वो देव को पिता और भूमि को माता मानता है। इस पूंजी को बढ़ाने की बात वो करते हैं। फिर कहते हैं कि पुनः पुनः जाए, फिर से नई नई होती हुई जो उषा है, यह बात भी ऋग्वेद के ऋषि बार बार कहते हैं। उषा के सूक्त आप पढ़ जाइए, लेकिन कहते हैं कि फिर ऋचा से आधुनिक आश्रय हुआ। मैंने अपने आधुनिक काल में उस ऋचा जो जिसमें पुनः पुनर्जायमाना पुराणी ऐसा उषा के बारे में कहा है, उसका अपने समय में फिर से मैंने अनुभव किया। आगे एक कविता में फिर उन्होंने ये बात कही है कि उषा की सुंदरता को तो पहले भी लोग देखते थे और अब भी देखते हैं, लेकिन सुंदरता और भी नई हो जाती है, देखने के लिए आंख दूसरी उसको चाहिए। ये कुछ इस तरह की एक कविता, इसमें भी मैंने आगे उद्धृत की है। उसमें वो कहते हैं, बात पुरानी मन में जो बसी हुई है उसको नए सिरे से अपने समय से जोड़कर कहते हैं त्रिलोचन। ये अपनी कविताओं में बार बार करते हैं। तो परंपराएं उनमें नई होती हैं, अपने समकाल से जुड़ती हैं, इसका प्रयास वे बार बार करते हैं। वे अपनी धरती से जोड़ करके बात कहते हैं। ऋग्वेद के कवियों के भावबोध को, कालिदास के भावबोध को वे अपने खेत खलियान से, अपने गांव गिराव से जोड़ करके कुछ दूसरा कर देते हैं। उषा आज वैसी है, कल से कहीं मधुर है, और आज से कल की उषा मोहक और मधुर होगी, लेकिन यह तब जब हम अपनी आंखों से उसको देखेंगे। ये तुम्हें सौंपता हूं किताब उनकी है, उसमें कविता उनकी है। तो ये तो ऋग्वेद के कवि कहते हैं कि ये कल भी आई थी, आज फिर आएगी। वो सब जो पढ़ाते हैं उषा सूक्त कोर्स में रहता है, उसमें यही कहा गया है कि कल भी ये उषा देवी ऐसी आई थी, जिस सरोवर में डुबकी लगाकर नहा करके कोई रमणी बहुत चमकती दमकती भी बाहर निकलती है, उस तरह से ये पूर्व की भोर की जो लाली है, या उषा देवी है, या आ गई है, स्नान करके उस तालाब से डुबकी लगा करके निकल रही है, ऐसा वो लोग कहते हैं। और फिर ये कल भी ऐसे ही आई थी, पिछले कल भी ऐसे ही आई थी, आज भी ऐसे ही आई है, कल भी ऐसे ही आएगी, यह भी वो कहते हैं। त्रिलोचन वह कहते हैं, त्रिलोचन भी वही बात कहते हैं। लेकिन यह आज से कल की उषा मोहक और मधुर होगी, यह तब होगा जब हम अपनी आंखों से उसको देखेंगे। ये और अनुबंध इस कविता का शीर्षक है। अनुबंध कहते हैं कंटिन्यूटी, सातत्य। तो वो खुद सुझा रहे हैं त्रिलोचन कि मैं उस परंपरा के सातत्य का कवि हूं, जो उसके सातत्य को अपने दिक्काल में, अपने समकाल में फिर से पुनः स्थापित कर रहा है। ये उनकी कविता बोलती है। और अब मैं किस तरह से संस्कृत परंपराएं उनमें बसी हैं जो कि दूसरे कवियों में नहीं बसी। जब मैं संस्कृत की परंपराओं से त्रिलोचन के रिश्ते की बात करता हूं तो अज्ञेय का नाम भी मेरे सामने है। हालांकि वो संस्कृत की पंडित बिल्कुल नहीं थे, मैंने पढ़ लिया उनको,
और कई जगह अशुद्ध लिख देते हैं, क्योंकि सीखी नहीं थी विद्यानिवास जी के साथ रह करके। जो कुछ बहुत महान कवि है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे अच्छा किया राम कुमार चतुर्वेदी जी ने उन पर काम किया है, और मैं उन्हीं के ऊपर सौंपता हूँ। अज्ञे के बारे में नहीं कहूंगा, हालांकि मैंने कहा और लिखा है उन पर, लेकिन नागार्जुन का नाम भी मेरे जहन में है, जो कि संस्कृत के पंडित रहे। तो संस्कृत में उन्होंने बहुत अद्भुत कविताएं लिखी हैं, बहुत सुंदर कविताएं उन्होंने संस्कृत में लिखी हैं। लेकिन त्रिलोचन जिस तरह से संस्कृत की परंपराओं को अपने भीतर रचा बसा करके और फिर अपने गांव गिराव, अपने देश काल में उनको लाते हैं, उस तरह से नागार्जुन भी नहीं करते, उस तरह से बाकी कवि नहीं करते। केवल प्रसाद, जयशंकर प्रसाद को जरूर मैं मानता हूँ, ये महान पंडित है। इस रूप में तो हिंदी जगत उनको नहीं जानता है। मेरी बातें बुरी तो बहुत लगती हैं, लेकिन मुझे यही लगा। और मेरे शहर में तो हिंदी के एक बड़े आलोचक रहते हैं, विजय बहादुर सिंह, तो उनको मैं बताता हूँ, और वो खैर संस्कृत संबंधी जो कुछ प्रसाद का है उसकी चर्चा करने मुझसे आते हैं, कभी पूछने भी आते हैं। इस बात पर कम से कम वो सहमत हैं कि प्रसाद संस्कृत के बहुत बड़े पंडित हैं, और काशी के कई पंडितों से ज्यादा अच्छा शास्त्र ज्ञान उनको है। और वो कामायनी में और दूसरी कविताओं में, यहाँ तक कि उनकी छोटी कविताओं में भी जिस तरह से अपने भीतर संस्कृत की परंपराओं को बसा करके और नया करते हैं, वो प्रसाद करते हैं, फिर त्रिलोचन कुछ उस तरह का करते हैं। तो अब मैं थोड़े सरल छंद पढ़ूंगा, और आप लोगों में से कोई पहचान दे कि इसमें छंद क्या है, तो मैं फिर मान जाऊंगा कि हाँ, हिंदी विभाग के जो छात्र हैं वो जिनकी तारीफ मैंने इतनी सुनी है वो सच है। समय का तार बजाकर जग उठे, स्वर व्यतीत कदापि नहीं हुए। समय तार बजाकर जो जगे, रंग गई धरती अनुराग से, गगन में नवगुंजन छा गया। कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित छंद होता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन का कुछ लोहित हो चला। द्रुत विलंबित क्यों लिखा जाता है? अब आप देखिए कि जो काल चक्र है और उसका उलट फेर, उसका घूमना, इसका जब वर्णन करना होता है, ऋतु चक्र का जब वर्णन करना होता है, तो द्रुत विलंबित छंद संस्कृत के कवि लिखते हैं। त्रिलोचन जी ने एक साथ इस किताब में, जो उनकी किताब है चैती, इसमें 5-7 द्रुत विलंबित छंद की कविताएं लगातार छपी हैं। वो उस मनस्थिति में जहां जहां वो नवगुंजन छा गया, रंग गई धरती अनुराग से, इस तरह की बात करते हैं। इस समय ने पलटा खाया और ये हुआ। मैंने उस लय में बहुत समय की दुविधा को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ा है, लेकिन द्रुत विलंबित की जो गति और यति होती है, वो द्रुत विलंबिता गति उसकी होती है, यति उसकी होती है, थोड़ा सा तेज और फिर अटकना और फिर चलना। तो समय तार बजा कर जो जगे, इस तरह से होगा। ये बहुत सारे छंद उनके द्रुत विलंबित में आते हैं। जो हृदय की लिपि की बात है, अनुराग, बसंत, ये अधिभूत, ये 4 कविताएं उन्होंने द्रुत विलंबित में यहाँ लिखी हैं। शार्दुल विक्रीडित में भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं, और वर्षस्थ में भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं, और संस्कृत कवियों से अनेक भाव वे लेते हैं। भर्तृहरि का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि जिसकी मैं चिंता करता रहता हूँ वो मुझे चाहती नहीं है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, इत्यादि इत्यादि। वो तो बड़ा मॉडर्न पर्सपेक्टिव है। जो प्रेम की उलझने होती हैं, आधुनिक समाज में भी होती हैं, उसकी बात उसमें, वो किसी दूसरे से फंसी हुई है, वो किसी और से फंसा हुआ है, और सब बेकार है दुनिया, ऐसा भर्तृहरि उसमें कहते हैं। श्लोक नहीं अब पढ़ूंगा। इसको लेकर के त्रिलोचन ने कविता लिख दी, भर्तृहरि का नाम उन्होंने उसमें ले दिया है। ये तो त्रिलोचन एक्नॉलेज करते हैं। तो जिसे खोजा पल पल संवारा स्मरण से, उसे देखा आंखों पल पल बिसारे विकल हो, किसी के पीछे है सकल घटना भर्तृहरि की, लिखी देखी आगे अगम में तम में भी सुगम था। उसको बहुत अलग ढंग से बदल देते हैं, लेकिन भर्तृहरि का नाम लेते हैं। अब जिसने भर्तृहरि का श्लोक नहीं पढ़ा है तो उसका ओर छोर उसके लिए पकड़ना मुश्किल होगा। त्रिलोचन धरती की, अपने गांव की, अपने लोगों की कथा कहते हैं। उसमें सृष्टि की कथा जुड़ जाती है, आदि भौतिक में अध्यात्म आ मिलता है। फेरू अमृतु कहार पर वे कविता लिखते हैं, उसके दुख दर्द की बात करते हैं। उसी में वे यह भी कहते हैं, काक वर्ण है सृष्टि वृक्ष का एक पर्ण है। 1977 में छपी गाय शीर्षक कविता, गाय का शब्द चित्र है।
इतना बढ़िया चित्र है कि आज छठी क्लास में कोई निबंध लिखने को गए तो आप वैसा का वैसा ही उसको गद्य में करके लिखाइए, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। गाय के बारे में बहुत बढ़िया लिख दिया है। इसको स्वभावोक्ति कहते हैं संस्कृत में, कि किसी भी पदार्थ का, किसी दृश्य का, बच्चे का, गरीब का हूबहू वर्णन किया जाए तो स्वभावोक्ति अलंकार होता है। तो उसकी सोनेट है गाय पर, तो उसकी 8 लाइनों में तो स्वभावोक्ति है। गाय का बहुत सुंदर शब्द चित्र अंकित किया है, किस प्रकार से जुगाली कर रही है, खड़ी खड़ी, और क्या क्या कर रही है उसका चित्रण है। लेकिन जो बाद की 6 लाइनें हो, जो बाद की 6 पंक्तियां हैं सोनेट की, जिसमें कि जो यह होता है कि एक कौवा आता है उड़कर, वो बैठ जाता है गाय पर। फिर जो कहा है उन्होंने, पूंछ चलाती है गैया तो उसे बचाकर, वह शरीर से चिपके कीड़े चुन लेता है, खा जाता है और मेल भी आंख कान के, हर लेता है गैया के कितना संभाल कर, और मेल भी आंख कान के हर लेता है गैया के कितना संभाल कर, यह संबंध मुझे चुपके से जो देता है, वह संभाल लेता हूं मन में निजी मान के। ये त्रिलोचन कहते हैं। और श्लोक पढ़ते समय कालिदास का श्लोक याद आता है। ऊपरी तौर पर कोई रिश्ता नहीं है। कालिदास ने लिखा बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जिन्होंने शाकुंतल पढ़ा है उनको याद होगा। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अगर निबंध पढ़े तो उसमें भी याद होगा कि वो कृष्ण मृग की आंख, कृष्ण मृग के वाम नयन को अपने सींग की नोक से खुजा रही है हिरणी, उसका चित्र में बनाना चाहता हूँ। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने बहुत विस्तार से इस पर लिखा है। विद्यानिवास मिश्र जी ने भी लिखा है। तो त्रिलोचन की गाय का कोई रिश्ता कालिदास के उस श्लोक से नहीं है। पर गांव गिराव की गाय की बात करते करते त्रिलोचन अपने इस छंद में उसी ऊंचाई की थैया गह लेते हैं जिसके कुछ ही ऊपर के शिखर पर कालिदास अविकल अविचल अवस्थित हैं। कौवे और गाय के बीच अपनापे का जो विश्वास है वह उसी पराकाष्ठा पर है जिस पर कालिदास के हरिण और हरिणी के बीच का प्रेम और भरोसा है। ये अगर आपने देखा हो गाय की आंखों का मेल और कान का मेल कैसे कौवा निकालता है। चोंच, कौवे की चोंच बहुत ही तेज होती है। वो बताते हैं कि सिर फोड़ देता है। कौवा अगर नाराज हो जाए, सिर के ऊपर बैठ करके मार दे तो आपका जो ब्रह्म रंध्र है ये फट जाएगा, मर जाते हैं लोग। उसको बहुत कठोर चोंच दी है भगवान ने, बहुत नुकीली होती है। वही कौवा गाय के जो जिसको आंख का कोर है उससे मेल खींच करके निकाल रहा है, उसके कान में चोंच घुसा करके वो मेल निकाल रहा है। तो हमने दृश्य बचपन में खूब देखे, हम भी गांव में रहे हैं। अब कालिदास के श्लोक में सींग की नोक से अपने प्रिय हरिण के वाम नयन को खुजला रही है और ये निश्चल खड़ा हुआ है हिरण। उसको विश्वास है कि चुहा ही नहीं सकती है वो सींग की नोक मेरी आंखों में। तो ये जो अपनापा और विश्वास है और उसकी पराकाष्ठा दोनों कवियों में पहुंचती है। आपातः कोई रिश्ता हो भी नहीं सकता है। और त्रिलोचन ने कालिदास के श्लोक की याद रख करके लिखा होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जो रीडिंग है, जो अपनत्व की छायाएं प्रकृति में है और पशु पक्षियों में है, उसको दोनों कवि कैसे पढ़ते हैं। और त्रिलोचन थोड़ा आगे जाते हैं इस हिसाब से कि त्रिलोचन का यह अंकन उसके बाद संबंधों के ताने बाने को मन में समेट लेने की समझ के साथ कहीं ना कहीं उससे आगे तक जाता है। जिसे दुष्यंत इंगित भर कर रहा है, वह यह कहकर रुक जाता है कि मैं ऐसे हरिण और हरिणी का चित्र अंकित करना चाहता हूं। तो त्रिलोचन उसको मन में संभाल करके, निजी मान करके इस रिश्ते को मैं सहेजूंगा, ऐसा कहते हैं। तो ये जो सजीव रिश्ता है धरती का, पशु पक्षियों का, जानवरों का, मनुष्य का, जो पर्यावरण और प्रकृति है, उसमें जिस प्रकार से वे संबंधों के ताने बाने को पकड़ते हैं और उसको फिर मन में बसाते हैं, परंपरा को भी उसी तरह से मन में बसाते हैं और उसको व्यक्त करते हैं। चारों ओर बाढ़ आई है शीर्षक कविता है उनकी, 1982 में छपी थी किसी पत्रिका में। और उस बाढ़ का वर्णन किया गया, इसमें बड़ी स्वभावोक्ति है, बहुत यथार्थ वर्णन है। अंतिम पंक्ति में कहा है, यह कैसा दुर्दिन है। अब ये जो संस्कृत के लोग यहाँ बैठे हुए, हम लोग बताते हैं संस्कृत के छात्रों को
कि दुर्दिन का अर्थ संस्कृत में बुरा दिन ही केवल नहीं होता, जिसमें झड़ौंदा, झीसी कई शब्द त्रिलोचन ने वर्षा का जो घटाटोप होता है कई कई दिन तक, उसके लिए अपनी एक कविता में रखे हैं। तो लगातार बारिश होती रहे और बादल लगातार घटाटोप घिरा रहे, तो इसको दुर्दिन कहते हैं। दोनों ही अर्थों में। अच्छा, प्रसाद भी ये करते हैं, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दुर्दिन शब्द का प्रयोग वो जान करके कर रहे हैं कि संस्कृत में, इस परंपरा में इसका अर्थ यह है जो झड़ौंदे का, झमाझम बारिश का, लगातार बादलों के न फटने का दिन होता है, उसको दुर्दिन, उसको भी दुर्दिन कहते हैं। दोनों ही अर्थों में दुर्दिन प्रसाद में आया है, आंसू कविता में, और दोनों ही अर्थों में यहाँ है। ये दुर्दिन है, गरीबों के लिए दुर्दिन है, जो गांव के लोग हैं उनके लिए मुसीबत का दिन यह होता है। इसे नामवर सिंह का एक उदाहरण भी हमने दिया है इसमें विद्यार्थियों के लिए। त्रिलोचन कई कोर्स में हो तो काम में आएगा आपके। त्रिलोचन अपनी परंपरा के अंदर से अंतर समीक्षा करते हुए कविता को आधुनिक बनाने का प्रयास करते रहे हैं। परंपरा की भीतर वो अंतर समीक्षा करते हैं, फिर उसे आधुनिक बनाते हैं। यह मैंने बाद में पढ़ा है, ये बात मेरे मन में थी जब मैं कुछ लिख चुका था, फिर मैंने एक पत्रिका उठाई, उसमें नामवर सिंह का कोई लेख मुझे मिला। नामवर सिंह कहते हैं कि इस मामले में उनकी राह अपने हम उम्र और हम कदम मुक्तिबोध से एकदम अलग है। मुक्तिबोध नई कविता की आधुनिकता के अंदर आत्मसंघर्ष करते हुए अपनी काव्य सर्जना करते हैं, जबकि त्रिलोचन यही काम अपनी परंपरा के अंदर रहकर करते हैं। लगाव का यह बोध त्रिलोचन में इतना दृढ़ है कि मित्र होते हुए भी मुक्तिबोध के बारे में अजीब ढंग से वे ठंडे दिखते हैं। ये कोट अनकोट है। और बहुत सारे उदाहरण हैं, अब आप बहुत बोर हो जाएंगे। ये त्रिलोचन की कविता में संस्कृत मिश्र शब्दावली जो आती है, और कई बार इस तरह की शब्दावली वो ले आते हैं कि संस्कृत के अच्छे अच्छे पंडित भी चकरा जाए, प्रसाद भी करते हैं, उनका दिमाग फिर जाए कि शब्द इन्होंने कहा से एनस्वित यदि एनस्वित है विश्व अपाप विद्वत्ता का मनोराज्य, ऐसा वे लिखते हैं। तो ये एनस तो पाप को कहते हैं। और इस तरह की बहुत सारी लिस्ट है, करीब 15, 20, 25 मुहावरे हैं जो बड़े, और कुछ त्रिलोचन ने अपने मन से बना भी लिए हैं, संस्कृत के शब्दों से गढ़ करके उन्होंने बना लिए हैं। तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ज्यादा परेशान मत होइए, खत्म कर दूंगा जल्दी। और कुछ सरल उदाहरण पढ़ देता हूं। रामचंद्र दुबे, त्रिलोचन की कविता में गांव के लोग, नगई मेहरा आते हैं। नगई मेहरा पर जो कविता है बड़ी महाकाव्यात्मक कविता है। रामचंद्र दुबे पर उनकी कविता है। जन जो गांव के हैं उन पर उनकी कविताएं हैं। जन जन पर कविता लिखते हैं, जीवन दर्शन उसमें उभरता है। इन्हीं लोगों में जीवन दर्शन बसा हुआ है, बना हुआ है, परंपराएं बसी हुई हैं इन लोगों में। तो अपराजय कविता में त्रिलोचन कहते हैं, हिंदी की कविता उनकी कविता है जिनकी सांसों को आराम नहीं था और जिन्होंने सारा जीवन लगा दिया कलमश को धोने में समाज के। भाव उन्हीं का है, सबका है जो थे अभावमय, पर अभाव से दबे नहीं जागे स्वभावमय। अब आपको थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा और फिर यह तो कहना पड़ेगा कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत है। गीता का श्लोक उनके मन में कहीं रहा होगा कि जो असत है उसका भाव नहीं होता और जो सत है उसका अभाव नहीं होता। लेकिन त्रिलोचन उसको उलट देते हैं और कहते हैं कि जो अभावमय थे भाव उनका हुआ, और जो अभाव से दबे नहीं और जागे रहे वे अपने स्वभाव में स्थित रहे। त्रिलोचन स्वभाव के कवि हैं और अभाव के बीच भाव को प्रतिष्ठित करते हैं। ये शब्दावली उनमें और भी जगह जगह आती है कि मैं भाव को भाव बना देता हूं, ऐसा वे कहते हैं। तो ये इस तरह से कुछ मैंने परिचय दिया त्रिलोचन का। अब कितने मिनट और दे सकते हैं आप? 15 मिनट दे देंगे आप मुझको? बहुत अच्छा, ठीक है। और आप लोग भी मुझे झेल लेंगे 15 मिनट? ठीक है जी। तो अब कुछ छोड़ देता हूं और बाद में आप पछताते रहिए कि काहे को इनको बुला लिया था भाई। देखो, तो त्रिलोचन धरती के कवि हैं, वे उस जनपद के कवि हैं जिसमें जीवन इसका जो कुछ है पथ पर बिखरा है, तब तब कर ही भट्टी में सोना निखरा है। अब दूसरी कुछ सरल सी कविताएं मैं बताने के लिए सुनाऊंगा कि
त्रिलोचन बहुत संयत होकर के कटाक्ष करते हैं और व्यंग्य करते हैं और अपने समय की जो स्थितियां हैं उनकी पड़ताल करते हैं। उनमें आधुनिकता भी है और परंपराएं भी उनमें है। पद्म विभूषण जी हंसे हंसते रहे, हम जो लहरों में फंसे फंसते रहे, बाघ बूढ़ा व कड़ा सोने का, लोग दलदल में फंसे फंसते रहे। ये पंचतंत्र की कहानी है कि वो बाघ के पास सोने का कड़ा था और कैसे उसको दिखा दिखा करके वो लोगों को फंसाया करता था। अब आप देखिए कि पंचतंत्र की कहानी और कविता पद्म विभूषण जी पर लिख रहे हैं, उसमें उसको लाते हैं। ये बड़ी साहस की कविता है। मतलब पद्म विभूषण जिसको इतना बड़ा नागरिक सम्मान मिला है उस पर कविता लिखना है और बाघ और कड़े की जो कहानी है उससे उसको जोड़ करके कहना। इसी तरह की बात उन्होंने राष्ट्रपति तक पर कह दी है और राज्यपाल पर भी कह दी है। तो ये पारंपरिक बोध जो निर्भीक